नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब बटन दबा के और साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? जी हाँ, 5 प्रदेशों में मुख्यमंत्री की दौड़ जारी है और 5 प्रदेशों में 3 प्रदेशों में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसमें से भी 3 प्रदेश जो एनडीए वाले हैं उसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हिमंत बिश्व शर्मा को बनना ही है और पुडुचेरी में भी जो आउटगोइंग सीएम है वही बनेंगे। बंगाल में ज़रूर अभी लीडर चुना जाना है। तमिलनाडु में बड़े मज़े की बात है, तमिलनाडु में हंग असेंबली हो गई है तो किसी के 118 सदस्य ही नहीं बन रहे हैं। टीवी के जो है उनके पास कुल 112 ही हैं, सीटें 113 है, लेकिन 2 सीटों पे एक ही है, यानी कि विजयी जीता है। तो उनको तो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल रहा है और रेजिग्नेशन हो के और अपॉइंटमेंट लेटर तैयार है केरला में, तो वो अपॉइंटमेंट लेटर कौन लेगा, उनका लीडर तय नहीं हो रहा है। चलिए अब आ जाते हैं बंगाल पे, जहाँ इस समय सारी दृष्टि सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हमारे सूत्र तो स्पष्ट बता रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री तो शुभेंदु अधिकारी को ही बनना है और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बनना है। उसके कारणों के पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि 2 उप मुख्यमंत्री भी बनेंगे इसमें, और 2 उप मुख्यमंत्री जो बनेंगे उनमें से एक जो है वो कोई महिला होगी और एक जो है वो उत्तरी बंगाल से बनेगा। और उत्तरी बंगाल से हो सकता है कि वो आपके अलीपुरद्वार और जो कूच बिहार वाला जो इलाका है, जो राजवंशी और जो ट्राइबल इलाका है, वहाँ से कोई युवा उप मुख्यमंत्री वहाँ से बनाया जा सकता है। शुभेंदु अधिकारी के अतिरिक्त लोग और बात चला रहे थे, जो कांग्रेसी हैंडल थे उन्होंने आज सवेरे सवेरे अफवाह उड़ाई बड़ी ज़बरदस्त, कांग्रेसी पत्रकारों ने, और उन्होंने कहा कि भाई हिमंत बिश्व शर्मा और शुभेंदु अधिकारी दोनों ही इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि उन्होंने जो है मुसलमानों के विरुद्ध अत्यंत आक्रामक लाइन ले रखी है। अब ये इन लोगों की, मैं ये कह सकता हूँ कि ये इनका एक सपना हो सकता है, लेकिन हमारे राहुल गांधी जी के तो सपने जो है वो लड़कपन के सुहाने सपने होते हैं। इसी तरह से इनके जो ये दरबारी पत्रकार है, इनके भी सपने लगभग इसी प्रकार के होते हैं। वो एक आदेश रावल जी आजकल प्रसिद्ध हो रहे हैं ना, उनके कैसे सपने थे आप जान ही रहे। ऐसे सपने कि पता चला कि कांग्रेसियों ने उनको पेमेंट करने से ही मना कर दिया, पेमेंट ही नहीं करेंगे, तुमने उल्टी पुल्टी बातें कर दी। शुभेंदु अधिकारी के अतिरिक्त जो और नाम चल रहे हैं उनमें अग्निमित्रा पॉल का नाम जो है वो प्रमुखता से आया। कुछ लोगों ने रूपा गांगुली का भी चला दिया और दिलीप घोष का नाम चल रहा है। अग्निमित्रा पॉल का ऐसा कोई पूरे बंगाल में नाम है या कोई रसूख है या ऐसा कोई वो पार्टी के ऊपर उनका प्रभाव है, ऐसी बात तो है नहीं। वो 2021 में आसनसोल दक्षिण से वो निर्वाचित हुई थी विधायक, फिर 2024 में उनको भेजा गया मेदिनीपुर लोकसभा क्षेत्र से लड़ने के लिए, जो कि भाजपा की जीती हुई कॉन्स्टिट्यूंसी थी। दिलीप घोष जीते थे वहाँ से, दिलीप घोष को भेज दिया गया बर्दवान, यानी आसनसोल बर्दवान वाली सीट पे। अब मज़े की बात यह है कि दिलीप घोष भी हार गए और अग्निमित्रा पॉल भी 25,000 की मार्जिन से, छोटी मार्जिन से, वो भी मेदिनीपुर जैसी एक बड़ी सेफ सी सीट थी, उसको हार गए। तो अग्निमित्रा पॉल के माथे पर ये एक, आप कह सकते हैं कि ये कलंक है। बची रूपा गांगुली, तो रूपा गांगुली तो आपको पता है कि वो भी लोकसभा चुनाव हारी थी और उनका जो क्षेत्र है वो कोलकाता से बाहर है नहीं, तो उनको आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल आउट कर सकते हैं। दिलीप घोष पूर्व अध्यक्ष हैं, पुराने संघ के प्रचारक रहे हैं, हालांकि अब उन्होंने शादी कर ली है तो अब वो प्रचारक नहीं रहे, अब बुढ़ापे की शादी है। बुढ़ापे की शादी की वजह तो आपको पता है कि फिर उसके बाद इतना समय नहीं दे पाता वो व्यक्ति। लेकिन उनके विरुद्ध जो सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह है वो ये है कि
तो दिलीप घोष जो थे वो 2021 के जो प्रमुख रणनीतिकार थे उनमें से एक थे। जी हाँ, प्रमुख रणनीतिकारों में से एक थे, यानी कि वो दाएं हाथ थे आपके कैलाश विजयवर्गीय के। कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष और साथ में संघ के जो थे वो, इन सब लोगों ने मिल के बंटाधार किया था उसमें 2021 की पूरी कैंपेन का। तृणमूल से होलसेल डिफेक्टर्स ले लिए और डिफेक्टर्स को टिकट दे दिए। जो असली कार्यकर्ता था वो घर बैठ गया और अब जनता में ये मैसेज चल गया कि भैया इनमें और तृणमूल में क्या अंतर है, तो उन्हीं लोगों को ले रहे हैं। और फिर हुआ भी वही, जैसे ही चुनाव हारे वैसे ही तृणमूल वाले जो भी आए हुए थे जिनको टिकट मिला था वो हारते ही वापस चले गए तृणमूल में। इक्का दुक्का ऐसे थे जो रह गए, और रह गए तो वो अभी तक चल रहे हैं। तो इनको भी इस कारणों से, इन कारणों से मैं दिलीप घोष को भी रूल आउट करता हूँ। जहाँ तक शुभेंदु अधिकारी की बात है, शुभेंदु अधिकारी के पहले कोई भी नेता जो था वो खुल के ममता के विरोध में कभी नहीं आया। वैसे तो 2016 में तो बीजेपी के पास केवल 3 ही सीटें थी, लेकिन 2021 में जब 77 सीटें आईं और शुभेंदु अधिकारी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया गया, तो शुभेंदु अधिकारी एक बार भी पीछे नहीं हटे। कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं था जिसको उन्होंने उठाया ना हो, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं था जिसके ऊपर उन्होंने जम के प्रतिरोध नहीं किया हो, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं था जिसमें उन्होंने तृणमूल को एक्सपोज करने से कोई ज़रा सा भी गुरेज किया हो या ज़रा सा भी कहीं पीछे हटो। तो बीजेपी एज अ वायबल अपोजिशन पार्टी की जो इमेज बनी वो शुभेंदु अधिकारी के कारण बनी, एक बात। दूसरी बात, और वो उससे भी बड़ी बात है, वो ये है कि 2 बार तो हरा दिया ममता बनर्जी को। पहले नंदीग्राम में हराया 2021 में, और इस बार भवानीपुर में आके और भी बड़ी मार्जिन से, 15,000 के ऊपर की मार्जिन से ममता बनर्जी को हरा दिया। ममता बनर्जी को लॉक कर दिया भवानीपुर में, और ममता बनर्जी के ठीक से जाके कैंपेन नहीं कर पाई। और भवानीपुर में भी वो इतनी नर्वस थी कि सवेरे से जगह जगह घूम रही थी पूरे भवानीपुर में, और उसके बाद भी हारी तो बुरी तरह से हारी। इससे भी बड़ी बात, इस व्यक्ति ने पूरे मिदनापुर को भगवा कर दिया। ओल्ड मिदनापुर ज़िले में ये कहा था शुभेंदु अधिकारी ने, पूरा सब दौरा करने के बाद, सब ऑर्गेनाइज करने के बाद, हालांकि दिलीप घोष भी उसी क्षेत्र से लड़ रहे थे, खड़गपुर सदर से, लेकिन स्टेटमेंट दिया था शुभेंदु अधिकारी ने, और उन्होंने कहा था कि 3 सीट छोड़ के हम, वैसे तो हम 35 की 35 जीतने की स्थिति में है, लेकिन 3 सीटों पे हमें थोड़ा डाउट है, बाकी हम सब जीतेंगे। और 35 सीटों में से भाई साहब 33 सीट जीत के आए हैं, और पूर्व मेदिनीपुर जो इनका जिला है उसमें 16 में से 16, सुनिए अच्छी तरह से। तो जो व्यक्ति इस प्रकार के परिणाम दे रहा है वो ही बनेगा। और वैसे भी यदि देखें, आज ये जब अमित शाह उतरे हैं आज दमदम एयरपोर्ट पे, तो सबसे पहले और सबसे बड़ा गुलदस्ता लेके उनको रिसीव किसने किया? शुभेंदु अधिकारी ने। अमित शाह ने पीठ किसकी थपथपाई? शुभेंदु अधिकारी। इसलिए जो हमारा सूत्र कह रहा है वो उसकी उन चीज़ों की पुष्टि होती है। अब देखने वाली बात यह है कि जब ये निश्चित हो जाता है और यह पक्का होता है कि किसको बनाना है, तो ज़रा ओपन टाइप का होता है। आपको ध्यान होगा देवेंद्र फडणवीस को जब नेता डिक्लेयर किया गया था तो प्रेस वालों को, टीवी वालों को पूरी की पूरी जो मीटिंग कवर करने की सुविधा दी गई थी। उन्होंने पूरी मीटिंग कवर की थी, अंदर से हमें दिख रहा था कौन प्रपोज कर रहा है, और देवेंद्र फडणवीस आ रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, उनको लीडर इलेक्ट किया जा रहा है। ये महाराष्ट्र में हुआ था। और जहाँ जो है वो चुपचाप होता है वहाँ पर्ची चलती है। वो पर्ची चलने वाला सिस्टम जो है वो आपने राजस्थान में देखा, आपने उड़ीसा में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, मध्य प्रदेश में देखा। सम्राट चौधरी में स्पष्ट रहा, आरंभ से ही स्पष्ट था कौन बनेगा, और सबको पता था हाँ सम्राट चौधरी ही बनेगा। शुभेंदु अधिकारी का भी कुछ उसी तरह से लगता है, जो देवेंद्र फडणवीस और सम्राट चौधरी का जिस प्रकार से चुनाव हुआ है उसी प्रकार से शुभेंदु चौधरी का भी होने वाला है। इसलिए मैं तो शुभेंदु चौधरी को एडवांस में बधाई दे देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।